हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस आत्मकथा का जो पहला महत्वपूर्ण अंश है वो है मेरी विगत स्मृतियाँ, मेरे पूर्व इतिहास, मेरे वर्तमान के श्रम संघर्ष को जैसा उसने जाना था, जैसी मेरी स्थिति की निकट भविष्य में कम से कम अपने जीवन काल में उसने कल्पना की थी, उससे उसने मेरा नाम सफरिंग रख दिया था। शायद कोई नहीं जानता था कि वह मुझे इस नाम से पुकारती है। जब हम अकेले होते वह मुझे उसी नाम से संबोधित करती और मैं उसे जॉय कहता। मृत्युशैया पर जब उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, वह मुझे सबके सामने भी उसी नाम से पुकारती गई और शायद ही कोई समझा हो कि वह किसे पुकार रही है और क्या कहना चाहती है। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के पहले भाग से लिया गया है। इस आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। अपने जीवन के आरंभिक 30 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए लेखक अपनी नवविवाहिता पत्नी श्यामा के स्वभाव और अन्य चारित्रिक विशेषताओं के विषय में बड़ी आत्मीयतापूर्ण शैली में भाव विभोर होकर बताता है। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें वह बताता है कि श्यामा मेरे विषय में सब कुछ जानती थी। मेरे स्वभाव, मेरे गुण दोष सभी से परिचित थी। उसको मेरे अतीत की पूरी जानकारी थी कि मैंने बचपन से लेकर अब तक अपना सारा जीवन अनेक कष्टों, क्लेशों, पीड़ाओं में बिताया है। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए सारी शक्ति खर्च की है। उसे यह भी ज्ञात था कि अभी मुसीबत के दिन बीते नहीं हैं। विवाह के बाद भी मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था। आजीविका के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। खून पसीना बहाना पड़ रहा था। इस प्रकार मेरे जीवन कष्ट, द्वेष, पीड़ा, वेदना की गाथा बन गया था। निकट भविष्य में भी हालत सुधरने की कोई आशा नहीं थी। लगता था कि सारी जिंदगी कष्टों, क्लेशों, अभावों में ही बीत जाएगी। इसी सब को देखकर, अनुभव कर और समझकर उसने मेरा नाम सफरिंग यानी मूर्तिमान वेदना रख दिया था। वह एकांत में मुझे इसी नाम से पुकारती थी। उसने मुझे यह नया नाम दे रखा है और इसी नाम से पुकारती है। इस बात का ज्ञान किसी और को ना था। वह मेरे और उसके बीच का गोपनीय रहस्य था। मैंने भी उसको नया नाम दिया था, जॉय। मेरा नाम मेरे विषाद का परिचायक था, तो मेरा दिया गया उसका नाम उसकी मूल प्रकृति का घोतक था, क्योंकि वह सदा प्रफुल्लित रहती थी।
और जो भी उसके संपर्क में आता सुख और आनंद की अनुभूति करता था। मेरे लिए तो वह सुख आनंद की देवी थी, जिसे देखकर ही चित्त खुशी से झूम उठता था। जब लंबी बीमारी के बाद मृत्युशैया पर लेटी वह अपनी चेतना खो बैठी थी, उसकी संज्ञा लुप्त हो गई थी, उसको किसी बात की भी सुध-बुध नहीं रह गई थी। वह सबके सामने मुझे सफरिंग नाम से पुकारकर अपना मन की बात कहती थी। यह नाम सबके लिए अपरिचित था और अजीब भी, क्योंकि सामान्यतः सफरिंग नाम से किसी को नहीं पुकारा जाता। यह अंग्रेजी की भाववाचक संज्ञा है, जबकि पुरुषों के नाम व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। अतः उसके मुख से निकले वाक्यों को सुनकर कोई नहीं समझ पाया कि वह किसे पुकार रही है और क्या कहना चाह रही है। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, पति पत्नी के बीच घनिष्ठ सच्चे प्रेम का संकेत है। दूसरा, दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं मूल प्रकृति को पहचानते थे, अतः उन्होंने ये नाम एक दूसरे को दिए हैं। तीसरा, पत्नी श्यामा के प्रति लेखक के भावुकता भरे शब्द, जिनसे उसकी आंतरिक वेदना का पता चलता है। और चौथा, नामकरण से दोनों की कल्पना शक्ति और एक दूसरे को समझने की भावना का पता चलता है। इस आत्मकथा का दूसरा अंश देखें। श्यामा चाहती थी कि मैं सदैव कविता में डूबा रहूं। कविता में मेरा भविष्य शायद ही उसने देखा होगा, पर इतना तो उसने अनुभव ही किया होगा कि काव्य सृजन में ही मेरा मन कुछ शांति, कुछ मुक्ति पाता है, जो अन्यतः उद्विग्न, उद्भ्रांत और अशांत रहता है। शायद अब भी मन शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण, तन्मयता, तल्लीनता, परिपूर्ण आत्मविस्मरण में काव्य सृजन के ही क्षणों में जीता हूँ। कला के माध्यम से अनुभूतियों को जीना शायद जीने से अधिक घनत्व से, तीव्रता से, गहराई से जीना है। तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं, जब तक कि मेरी ही समाधि ना टूटे। इस अंश के प्रसंग को देखें। यह गद्यांश हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के पहले खंड क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। अपनी पत्नी श्यामा का परिचय देते हुए वह उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके बौद्धिक स्तर और उसकी रुचियों के विषय में बताता है। श्यामा ने सेंस से पहचान लिया था कि बच्चन मूलतः कवि हैं। उनकी प्रतिभा काव्य रचना में ही प्रफुल्लित होगी, चमकेगी, कथा साहित्य में नहीं। इस अंश की व्याख्या देखें। श्यामा की आंतरिक इच्छा थी कि मैं अपनी प्रतिभा का विकास करूं और संसार में यश, कीर्ति, धन प्राप्त करूं। यद्यपि उन दिनों मैं कहानियां भी लिखता था और समझता था कि मैं एक सफल और विख्यात कथाकार बन सकता हूँ, परंतु श्यामा जान गई थी कि मैं कथाकार की तुलना में कवि के रूप में अधिक सफल रहूँगा। इसलिए वह चाहती थी कि मेरी सारी शक्ति, सारी प्रतिभा और सारा समय काव्य रचना में लगाऊं और या तो भाव जगत, कल्पना जगत, अनुभूतियों में डूबा रहूं
या फिर उन्हें कागज पर अभिव्यक्ति देता हुआ काव्य रचना करूं। वह ज्योतिषी तो नहीं थी, पर उसको यह तो पता नहीं था कि भविष्य में मैं हिंदी का महान कवि बनूंगा और मेरी ख्याति का आधार मेरे काव्य संग्रह होंगे। फिर भी उसकी अंतर चेतना ने यह महसूस कर लिया था और वह समझ गई थी कि मेरा मन काव्य रचना में ही संतोष पाता है। जीवन की उठापटक, आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक झमेलों के कारण मेरा मन उचाट रहता है। अधिकांश समय बेचैनी और चिंताओं में, अशांति में कटता है। मैं हड़बड़ाया सा, भूला भटका सा, खोया खोया सा रहता था। उन बेचैन घड़ियों ने यदि कभी थोड़ी बहुत शांति, राहत या चैन मिलती, तो वो केवल उस समय जब बाह्य जगत से नाता तोड़कर तन्मय, तल्लीन, एकाग्र चित्र होकर कविता लिखने बैठ जाता। श्यामा का निधन हुए अनेक वर्ष बीत गए, पर आज भी जितनी शांति, जितना सुख मुझे काव्य रचना के क्षणों में मिलता है, उतना अन्य किसी कार्य में नहीं मिलता। कविता या गीत लिखते समय मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अपना संपूर्ण ध्यान बाहर की दुनिया और दुनिया के झमेलों से हटाकर काव्य सृजन में केंद्रित कर देता हूँ। गीता में स्थिति प्रज्ञ की तुलना में कछुए से की गई है। कछुआ अपने सारे अवयव, हाथ पैर, गर्दन, चेहरा सिकोड़कर खोल में बंद हो जाता है। उसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ अपनी संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ब्रह्म चिंतन में लीन हो जाता है। यही स्थिति कवि की होती है। उसका सारा ध्यान, सारी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियाँ, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सब काव्य रचना में केंद्रित हो जाती है। वह खाना पीना, सोना, आराम करना सब कुछ भूल जाता है। इस स्थिति को योगी समाधि कहते हैं। कवि भी अपनी इस स्थिति को समाधि कहता है। जीवन क्या है? अनुभूतियों में जीना ही जीवन है। परंतु जीवन में यह अनुभूतियाँ मानव को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वह सचेतन होकर अनुभूतियों में से गुजरते हुए सुख सुविधाओं का अनुभव करता है। कवि भी कलाकार की अनुभूतियों में जीता है, पर यह अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष ना होकर कल्पना जगत या भाव जगत की अनुभूतियाँ होती है। कवि लिखते समय भोगी गई ये अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष जीवन में भोगी गई अनुभूतियों से अधिक सघन होती है। काव्य रचना करते समय सुख या दुख की अनुभूतियाँ प्रत्यक्ष जीवन की इंद्रिय अनुभूतियों से अधिक सघन, तीव्र, तीक्ष्ण और गहरी होती है। काव्य रचना करते समय कवि बच्चन कहते हैं कि उस समाधि को कोई भंग ना करे, कोई उसका ध्यान ना हटाए। वह संसार से विरक्त सन्यासी की तरह कुछ क्षणों के लिए नाता तोड़ लेना चाहते हैं, स्वयं तक को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन सुख दुखों से ऊपर उठकर केवल कविता के लोभ में संचरण करते रहना चाहते हैं। इस अंश की विशेषता देखें। पहला, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में कवि के विचार मौलिक तो नहीं है, परंतु 16 आने सही है। दूसरा, भाषा विषय और प्रसंग के अनुकूल, गंभीर और परिनिष्ठित है।
इस आत्मकथा का तीसरा अंश देखें। उसे जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही वास्तव में जीवन को दिशा देती है और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं, वह शायद बहुत नगण्य सी लगने वाली घटनाओं से अपने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करती रहती है। क्या मेरे अंदर का कहानीकार मर गया? मरता जीवन में कुछ भी नहीं, केवल रूप बदलता है। कहानीकार मेरे कवि में आत्मसात हो गया। ऐसा मेरे बहुत से पाठक मुझसे कहते हैं कि मेरी बहुत सी कविताओं के पीछे किसी कहानी की कल्पना कर लेना कठिन नहीं है। कुछ लोगों ने मेरी कतिपय कविताओं को लेकर वास्तव में कहानियाँ गढ़ी हैं, वह छपी भी हैं। बहरहाल उस दिन के बाद मैंने केवल एक कहानी लिखी, अगर कहानी उसे कह सकते हो, तो जो निशा निमंत्रण के आरंभ में है। इस गद्यांश को देखें तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के पहले खंड से लिया गया है। 1930 में एमए के प्रथम वर्ष की परीक्षा देने और उसमें उत्तीर्ण हो जाने के बाद पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक संकट के कारण बच्चन जी एमए द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए। इन 7-8 वर्षों की अपनी गतिविधियों के विषय में बताते हुए लेखक कहता है कि आरंभ में कविता कहानी दोनों लिखता था। कविता से कहानी लेखन में अधिक रुचि है। उसने अपनी कहानियों का एक संग्रह तैयार किया। उसकी भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखवाई और उसको प्रकाशनार्थ हिंदुस्तानी अकादमी के पास भेजा। प्रकाशकों ने उसे प्रकाशित नहीं किया, बच्चन जी के पास वापस लौटा दिया। इस घटना से उन्हें मानसिक द्वेष तो हुआ ही, इसने उनकी लेखन दिशा को भी एक नया मोड़ दिया। वह कहानी लिखना छोड़कर कविता लिखने लगे। कहाँ कथा सम्राट बनने का स्वप्न संजोए थे, कहाँ हिंदी कविता को नई दिशा देने वाले अत्यंत लोकप्रिय कवि बन गए। इसी घटना पर टिप्पणी करते हुए लेखक कहते हैं, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें लेखक कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऊपर से सामान्य साधारण सी दिखने वाली घटना व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दे देती है, उसके भविष्य का मार्ग निर्धारित कर देती है। हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा कहानी संग्रह लौटाया जाना कोई महान या महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। लेखकों को जीवन में प्रायः ऐसा मिलता ही है कि प्रकाशन उनकी कृति को छापने में असमर्थता प्रकट करते हुए उसे लेखक को वापस लौटा दे। परंतु बच्चन जी के जीवन की इस मामूली सी घटना ने उनके जीवन को नई दिशा दी, उन्हें कहानीकार की बजाय कवि बना दिया। कहानी लिखना हमेशा के लिए छूट गया और वह कवि बन गए। आज उनकी पहचान कवि के रूप में है। मनीषी, दार्शनिक, धर्माचार्य और सामान्य जन सभी कहते हैं कि नियति का लेख अमिट है, भाग्य की रेखाएं बदली नहीं है। लेखक मानता है कि नियति का निर्धारण करने वाली, जीवन को गति और दिशा देने वाली घटनाएं सदा महत्वपूर्ण ही नहीं होती,
सामान्य साधारण भी होती है। यदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो जाता तो उत्साही युवा मन कहानी उपन्यास लिखने में अधिक रुचि लेता और वह कवि होने की बजाय शायद कथाकार बन जाता। परंतु इस घटना ने बच्चन जी को कवि बना दिया। लोग कहेंगे कि कवि बनना उनकी नियति थी, उनके भाग्य में कवि बनना ही लिखा था, इसीलिए यह घटना घटी और बच्चन का कहानीकार रूप मर गया। परंतु कवि कहता है कि मरता कुछ नहीं, केवल रूप बदलता है। इस घटना में पहले भी वह सर्जक कलाकार थे, साहित्य साधक थे और उसके बाद भी रहे। अंतर केवल इतना आया कि पहले उनकी सृजनात्मकता, कलाकार की प्रतिभा, कहानी कविता दोनों रूपों में प्रफुल्लित होती थी और घटना के बाद उनकी प्रतिभा केवल कविता के रूप में अपनी रंग बिरंगी छवि बिखेरने लगी। उसका कहानीकार रूप अब भी मरा नहीं है, वह कवि के रूप में घुल मिल गया है। उसी प्रकार जैसे पानी और नमक घुल मिल जाते हैं। यह बात स्वयं बच्चन जी ही नहीं कहते, उनके सहृदय पाठक भी कहते हैं कि उनकी कविताओं में भी कथा तत्व खोज लेते हैं और वह कहते हैं कि उनकी अनेक कविताओं का आधार कोई कहानी है, उनका मेरुदंड कथा है। कुछ लेखकों ने तो उनकी कविता के आधार पर कहानियाँ लिख डाली, उन्हें प्रकाशनार्थ प्रकाशनों के पास भिजवाया और वह पत्र पत्रिकाओं में छिप गई। अतः अंत में बच्चन जी कहते हैं कि हिंदुस्तानी अकादमी द्वारा उनका कहानी संग्रह लौटाए जाने की घटना के बाद उन्होंने केवल एक कहानी लिखी थी और वह उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण के आरंभ में है। इस अंश की विशेषता देखें तो नियति को बलवान मानने वाले सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक विद्यमान है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद रखूं के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।